के साथ। आवाज आ रही है क्या मेरी? ओके, ठीक है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा हिस्ट्री में, वो है गुप्त एम्पायर के ऊपर है। गुप्त एम्पायर जो भारत के एक महान एम्पायर के रूप में जाना जाता है। तो अपन इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के बारे में जो है बेसिक जानकारी लेते हैं। गुप्त साम्राज्य किसके बाद में आया था? तो गुप्त साम्राज्य आता है आपके जो शुंग साम्राज्य होता है उसके बाद बहुत से अलग अलग शासन आते हैं। जैसे कि आपके शक हो गए, हुन हो गए, कुषाण हो गए। ये 500 सालों तक रहते हैं, यानी कि मौर्यों के बाद शुंग आते हैं और शुंग के बाद बहुत सारे छोटे छोटे शासक आते हैं जो कि शक, हुण, कुषाण ये सभी रहते हैं। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है जब भारत में गुप्त साम्राज्य आ जाता है। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? अब ये 30वीं शताब्दी ईस्वी, यानी कि बीसीई के बाद अब ये ईस्वी में चलेगा। गुप्त साम्राज्य के बाद हम जितना भी इंडिया के बारे में हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो ईस्वी में चलेगा, यानी कि बीसीई में नहीं चलेगा। अब ये सीधा टाइमलाइन जो रहेगी हमारी सीधी रहेगी। 30वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है, इसके मध्य में। और 543 ईस्वी तक ये चलता है। और इसके जो संस्थापक थे श्रीगुप्त थे। ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी और अदर एग्जामिनेशन में आता है कि किसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये की थी श्रीगुप्त ने। अब ये एक बेसिक मैप है 450 एडी का गुप्त एम्पायर का। गुप्त एम्पायर इस टाइप का दिखता था। ठीक है। गुप्त एम्पायर ने ये वाला एरिया था, इसका कोर एरिया था। इसके अलावा ये वाला एरिया भी समुद्रगुप्त के टाइम पे गुप्त एम्पायर एक्वायर कर लेता है, जो कि अभी यहाँ पे दे नहीं रखा है। जो कि वाकाटक है, जो कि कदम है, एम्पायर है, ये सारे एम्पायर जो है ये सारा एरिया गुप्त एम्पायर के अंदर आ जाता है एक टाइम के बाद। यानी गुप्त एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा एम्पायर हो जाता है। तो इसके बारे में हम बेसिक से लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य जो है सबसे ज्यादा जो बड़ा था वो कब था? 320 ईस्वी में। ये अपने प्रमुखता पर पहुंच गया था। देश का अधिकांश जो भाग था वो गुप्त डायनेस्टी के अधीन था। यद्यपि गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य जितना बड़ा नहीं था। अब मौर्य साम्राज्य जितना बड़ा क्यों नहीं था? देखो इंडिया में तो पूरा एरिया गुप्त एम्पायर ने कवर कर रखा है, ये आप देख सकते हैं, पूरा एरिया कवर था। लेकिन ये जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया था वो मौर्य साम्राज्य के अंडर मौर्यों के अधीन था। लेकिन ये गुप्ता साम्राज्य इनको कॉन्कर नहीं कर पाए, इन पे कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी गुप्तों ने पूरे एक भारत, उत्तर भारत को एक सदी से अधिक समय तक अ, गुप्ता, हाँ ठीक है आप बुला लो, है ना। और लोग कहाँ गए ये मतलब समझ में ही नहीं आता। जब क्लास का टाइम है तो क्लास में होना चाहिए। बुलाओ और को, मैं इतना कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो गुप्त साम्राज्य जो होता है अपने 320 ईस्वी में अपनी सबसे ज्यादा प्रमुखता पे पहुंच जाता है ना। तुम बुला लो फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब। क्लास तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। गुप्त साम्राज्य जो है 320 ईस्वी में अपने प्रमुखता पहुंच गया था।
और देश का अधिकांश भाग जो रहता है गुप्त साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, ओके, आने दो, कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी गुप्त साम्राज्य जो था वो मौर्य साम्राज्य जितना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी गुप्त बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य है और इंडिया में इसे भारत का स्वर्णकाल बोला जाता है। गुप्त साम्राज्य ने भारत को राजनीतिक रूप से एकजुट रखा, 100 से ज्यादा सालों, 100 150 सालों तक रखा था। बहुत से ग्रंथ है जिनमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे देवी चंद्रगुप्तम है, मुद्रा मुद्रा राक्षस है ना, मुद्रा क्षम नहीं है, मुद्रा राक्षस है। ऐसे समकालीन साहित्यिक कार्यों में इनकी वंशावली और उत्थान के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, महरौली लौह स्तंभ है, महरौली लौह स्तंभ दिल्ली में सिचुएटेड है। इन शिलालेखों में गुप्तों की उपलब्धि और शासन का वर्णन है। तो गुप्त वंश का इतिहास देख लेते हैं, है ना। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही दो बड़ी राजनीतिक शक्तियां उभरी। अब दो जो है, एक है सातवाहन। जो सातवाहन राज्य सातवाहन वंश जो था वो आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र वाले एरिया यानी साउथ इंडिया पे रूल करते थे। और जो नॉर्थ इंडिया था वहां पे कुषाण लोग जो थे वो रूल करते थे। हाँ बेटा, क्या हुआ? दीपेंद्र बोलो। ठीक है, तो भारत में सातवां डायनेस्टी बेटा, अब ये थोड़ा सा समझाता हूँ तुम्हें। देखो, सातवां जो डायनेस्टी है, अब हर डायनेस्टी जो रहती है ओरिजिनेटेड होती है कहीं ना कहीं से, और फिर वो अपने बढ़ती रहती है, एक टाइम पीरियड में वो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर वापस से वो खत्म हो जाती है। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि सातवां डायनेस्टी कर्नाटक थी क्या, हाँ, तो वो अपने जेनिथ में, अपने जब जो सबसे ऊपर होगी, जब सबसे पावरफुल होगी, तो वो कर्नाटक तक गई थी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आप बोल सकते हो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा एरिया, तो ये पूरा एरिया था। लेकिन जो कोर था उसका हमेशा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में था। ऐसे ही जैसे गुप्त एम्पायर है। गुप्त एम्पायर देखो यहाँ पे कितना छोटा लग रहा है ना, यहाँ पे इतना छोटा लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये जो शेडेड एरिया है, जो पर्पल है, ये भी गुप्त एम्पायर में दिखेगा। क्यों? क्योंकि एम्पायर जो रहते थे, राज्य जो रहते थे, वो एक जैसे नहीं रहते थे। स्टार्ट छोटे से होता था, फिर बढ़ता था, बहुत बड़ा हो जाता था, देन क्या होता था, वो टूटने लग जाता था। तो अभी जैसे कि ये मैप है ना, इसमें लिखा भी हुआ है कि ये 450 एडी का मैप है। 450 में ऐसा था। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मैप में थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग मैप होता है, तो कभी कर्नाटक होगा, कभी कर्नाटक नहीं होगा, तो इस टाइप से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बाद कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था। दो साम्राज्य थे। एक था सातवाहन, जो आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश में यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन जगह पे ये रूल करते थे, यानी कि दक्षिण भारत में और दक्कन में। उत्तर में कुषाण थे जिन्होंने यहाँ पे रूल किया। लगभग 230 ईस्वी में उत्तर भारत में कुषाणों का शासन समाप्त हो गया, यानी कि कुषाण लोग जो थे उनका शासन समाप्त हो जाता है यहाँ पे। और मुरुंडा, जिन्हें कुषाणों का रिश्तेदार माना जाता है, मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता है। अब ये एक वंश है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मान लीजिए, लेकिन बस एक सुनना था, पढ़ाना था तो पढ़ लो। मुरुंडा का शासन लगभग 25 वर्षों तक ही चला। इनके बाद क्या होता है, 275 में कुषाण साम्राज्य के खंडहरों पर गुप्त साम्राज्य की स्थापना। यानी एक तरफ कुषाण साम्राज्य जो है वो खत्म हो रहा है, और गुप्त साम्राज्य का क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है। यानी कुषाणों से ही गुप्त साम्राज्य का उत्थान होता है। कुषाण और सातवाहन दोनों के पूर्व प्रभुत्व का एक बड़ा हिस्सा किनके शासन में आ गया, गुप्त के। यानी कि गुप्त ने कुषाण वंश की जगह पे भी कब्जा किया, और जो साउथ में सातवाहन थे उनके भी कब्जा किया। एक सदी से भी ज्यादा समय तक पूरा उत्तर भारत उनके शासन में राजनीतिक रूप से एकजुट रहा, है ना। अब ये गुप्त साम्राज्य आप देखोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो 400 सी का है गुप्त साम्राज्य। अब देखो इसमें गुप्त साम्राज्य स्टार्ट, ये जो कोर एरिया है, ये वाला जो है कोर एरिया। अब ये समुद्रगुप्त ने ये वाला एरिया बढ़ाया था, ये वाला एरिया समुद्रगुप्त ने बढ़ाया था, ये वाला एरिया जो है ये समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने बनाया था। तो वही मैं बोल रहा था कि अलग अलग टाइम पीरियड पे एरिया जो है वो चेंज होता रहता है। कोई भी एक बिल्कुल के इतना ही गुप्त साम्राज्य था ये हम नहीं बोल सकते, अलग अलग टाइम पे चेंज होता रहता है। ये देखो वाकाटक, यहाँ पे वाकाटक आ जाते हैं गुप्त साम्राज्य के समय तक। आगे हम देखते हैं मध्य देश की उपजाऊ भूमि, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल थे, ये भी किसके अंदर थे, ये आपके गुप्ता साम्राज्य के अंदर थे, और ये इनका केंद्र था। यानी कि वही यूपी बिहार, जैसे कि हम प्राचीन टाइम से देखते आ रहे हैं, मगध वाला जो एरिया है, बिहार वाला, यूपी वाला, वो हमेशा से भारत के बड़े साम्राज्यों का केंद्र रहा है। मध्य भारत और दक्षिण भारत के लौह अयस्क भंडार का संभव उनके द्वारा दोहन किया गया, यानी कि क्योंकि यहाँ पे लोहे की खदानें थी,
तो उनसे हथियार बनाए जा सकते थे, बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जा सकती थी, इसलिए ये एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। साथ ही उन्होंने उत्तर भारत के क्षेत्रों से निकटता का लाभ उठाया और पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ रेशम का व्यापार किया, है ना। कुषाणों के बाद रेशम का व्यापार जो था भारत से गुप्त डायनेस्टी के लोगों ने किया। गुप्त साम्राज्य में मूल रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल थे। कौन थे? मूल रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार जो है शामिल थे। हालांकि उत्तर प्रदेश उनका संचालन स्थल था और प्रयाग में सत्ता का केंद्र था। केंद्र यानी कि कैपिटल क्या थी इनकी? प्रयाग मान सकते हैं, जो आप प्रयागराज जिसको आप जानते हो, लेकिन मूल रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में ही रहते थे। इन अनुकूल कारणों के कारण गुप्तों ने अनुगंगा यानी कि मध्य गंगा के बेसिन, मगध, साकेत और प्रयाग पर अपना शासन स्थापित किया। वही वाला बात बता रहा हूँ जो इस मैप पे हमने देखी थी। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, इस एरिया को कोर एरिया बोल सकते हैं आप। गुप्त का सबसे ज्यादा गुप्त एरिया जो था यही था। पहले मगध था और मगध से बढ़ते बढ़ते इधर भी एक्सपेंड किया, इधर भी एक्सपेंड किया, और इस एरिया पे उनका कब्जा हमेशा रहा। जब जब गुप्त एम्पायर जब तक था, इस एरिया पे उनका कब्जा रहा। अब यहाँ से हम गुप्त शासन के शासकों को देखते हैं। तो श्रीगुप्त इनके पहले शासक थे, जो उनसे शुरू होकर 200 वर्षों की अवधि में गुप्त साम्राज्य स्कंदगुप्त के शासन काल तक अपनी प्रमुखता पर पहुंच गया, है ना। सबसे ज्यादा अगर हाईएस्ट शीर्ष पे था, यानी सबसे बड़ा गुप्त साम्राज्य कब था जिसका मैप हम देखते हैं, तो वो है स्कंदगुप्त के टाइम। इनकी डेथ के बाद क्या होता है? गुप्त वंश कमजोर हो जाता है और साम्राज्य का अंत में पतन हो जाता है। तो गुप्त साम्राज्य के राजा हम देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले इनके राजा है श्रीगुप्त, जो कि 40 साल तक रूल करते हैं। ये गुप्त वंश के संस्थापक भी है। 240 से 280 ईस्वी तक ये रूल करते हैं, है ना। अब श्रीगुप्त, अब इनके फोटो हमें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये मैंने बस एक रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। ये श्रीगुप्त है, तो श्रीगुप्त का हम ऐसा मान सकते हैं। तो इन्हें गुप्त साम्राज्य का संस्थापक बोला जाता है। और इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है जिसमें इन्हें महाराज के रूप में वर्णित किया गया है। तो हमें क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से शिलालेख में जो है जो आपके श्रीगुप्त है उन्हें महाराज के रूप में वर्णित किया गया है। तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, यानी कि स्तंभ है पत्थर का, उस पे कुछ लिखा हुआ है, वहां पे इन्हें महाराज बोला गया है। इनके बाद आते हैं घटोत्कच, जो कि 280 से 319, ये 39 साल तक रूल करते हैं, है ना। लगभग लगभग अपने पिता यानी कि 40, उन्होंने श्रीगुप्त ने 40 साल तक रूल किया था और इन्होंने कितने साल तक रूल किया था? 39, है ना। तो ये याद रखिएगा। सो घटोत्कच जो होते हैं, इनके बारे में ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। इन अपने पिता श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी बनते हैं और श्रीगुप्त के साथ साथ इन्हें इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में महाराज के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि श्रीगुप्त के बाद ये महाराज बन जाते हैं। फिर आते हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम। ये सिर्फ 15 साल तक रूल करते हैं, 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक। इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट है ना। ये भी फोटो रेफरेंस के लिए है, हमारे पास उनकी कोई फोटो नहीं है, बस आप देख के समझ सकते हैं। तो घटोत्कच के बाद ये शासक बनते हैं। ये गुप्त वंश का सबसे पहले महत्वपूर्ण शासक थे, यानी कि अब तक भी गुप्त शासक थे लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं थे, उन्होंने इतना एक्सपेंड नहीं किया था, इन्होंने किया था। तो इनकी गुप्त युग की शुरुआत जो होती है, इनके टाइम जो शुरू होता है 320 ईस्वी में सिंहासन पे बैठते हैं ये महाराजा धीराज। इनसे पहले जो महाराज थे उनको महाराज बोला जाता था, लेकिन ये इनका टाइटल क्या रहता है? महाराजा धीराज। ये महाराजा धीराज कहलाने वाले पहले राजा थे। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी जो थी, जो कि नेपाल से थी, है ना, उनके साथ विवाह किया था। लिच्छवी एक वंश है ना। लिच्छवी एक वंश है जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, 16 महाजनपद में भी आता है और ये इंपॉर्टेंट वंश है। तो इनकी जो राजकुमारी थी कुमार देवी, उनसे इन्होंने विवाह किया। अब क्योंकि इन्होंने विवाह किया था एक राजवंश के साथ, तो इनका क्या हो जाता है? वैवाहिक गठबंधन के कारण इनकी स्थिति जो होती जाती है मजबूत हो जाती है, इनकी आर्मी जो हो जाती है पावरफुल हो जाती है, पैसे वैसे आ जाते हैं इनके पास। तो इसके बाद ये युद्ध करना शुरू करते हैं और गुप्त वंश को प्रतिष्ठा दिलाना शुरू करते हैं। आगे क्या होता है? महारोली लो स्तंभ शिलालेख। अब महारोली लो स्तंभ शिलालेख आपने सुना होगा। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके सामने एक लोहे का स्तंभ है जिसे महारोली का लोह स्तंभ बोला जाता है, या फिर उसको ध्रुव स्तंभ भी बोला जाता है। उसमें इनके बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया है? तो ये जो राजा है, आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, इनके बारे में लिखा गया है लोह स्तंभ शिलालेख, जो महारोली में सिचुएटेड है। उस लोह स्तंभ जो है उसकी एक खासियत है कि वो
उस पे जंग नहीं लगती, तो इसलिए वो बहुत फेमस है। कुतुब मीनार के सामने आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार गूगल कर लेना। ठीक है, तो उसमें इनके बारे में, विजय के बारे में बताया गया है। इन्होंने जो है मगध, साकेत, प्रयाग और उसके गुप्त वंश के अधिकार में लेके आए थे। यानी कि जो एरिया है इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया था, जो एरिया पहले छोटा था इन्होंने थोड़ा बड़ा कर दिया था। इनके काल में पाटलिपुत्र जो है गुप्त साम्राज्य की राजधानी है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र। पहले प्रयाग थी, फिर पाटलिपुत्र हो जाती है। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त फर्स्ट का एक टाइप सा फोटो है यहाँ पे, ये भी रियल नहीं है, हमने बस कॉन्टेक्स्ट के लिए लिया है ना। अब कौन आ जाता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद कौन आता है, समुद्रगुप्त। ये सबसे इंपॉर्टेंट राजा है। अगर गुप्त साम्राज्य में सबसे ज्यादा हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो वो समुद्रगुप्त है। और इसके बाद चंद्रगुप्त जो सेकंड आएंगे उनके बारे में। तो समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे हैं, इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने युद्ध जीते थे। तो हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया था, है ना। ये भी समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए जो एक फोटोग्राफ है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के फर्स्ट के पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी भी थे। इनके शासन काल में गुप्त साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। यानी कि सबसे ज्यादा इन्होंने ही एक्सपेंड किया था, सबसे ज्यादा युद्ध भी इन्होंने ही लड़े थे और जीते भी इन्होंने थे। इनके द्वारा जीते गए लोगों और देशों का विवरण कहाँ पे है, इलाहाबाद के शिलालेखों में उत्कीर्ण है। इनकी विजयों को 5 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। आप सोचो कि इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो इतनी ज्यादा थी और इतनी सारी थी कि उनको 5 अलग अलग भागों में विभाजित करना पड़ा है। इसलिए समुद्रगुप्त बहुत ज्यादा फेमस लीडर है ना। ये भी समुद्रगुप्त का एक फोटो बना रखा है। समुद्रगुप्त की विजय देख लेते हैं। इनके जो 5 समूह है विजय के, ये पूछे जा सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने कैसे कैसे किस किस तरीके से और भारत में कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की थी। समूह जो फर्स्ट है वो है गंगा यमुना दोआब के राजकुमारों के विरुद्ध। इन्होंने क्या किया था, अपने आसपास के जो गंगा यमुना के छोटे छोटे राज्य थे उन पर अटैक करना शुरू किया था और उन पर अटैक करके उन पर कब्जा किया था। तो ये पहला इनका युद्ध होता है, मतलब कि अपने आसपास की जगह को ये कब्जा कर रहे हैं, कोई दूर नहीं जा रहे। गंगा यमुना में यानी कि यूपी बिहार वाले एरिया को ये कब्जा कर रहे हैं। तो ये पहला समूह। इसके बाद आता है समूह 2, जिसमें ये क्या करते हैं, हिमालय के राजाओं पर चढ़ाई करते हैं और उत्तर की ओर जाते हैं। यानी कि कुछ सीमावर्ती राज्य, अब सीमावर्ती राज्य कौन से, नेपाल है, बंगाल है, असम। इनके राजकुमारों की विरुद्ध ये युद्ध करते हैं और आसानी से जीत जाते हैं, क्योंकि ये जो राजा थे ये छोटे थे। इनके बाद जो गणराज्य बचे थे वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इतनी तबाही मचाते हैं। यानी कि ये किन किन एरिया को जीत लिया इन्होंने, प्लेन्स वाले एरिया को जीत लिया जो कि गंगा यमुना दोआब में थे। और पहाड़ी वाला जो हिमालय वाला एरिया है उसको भी ये लोग जीत लेते हैं। ये लोग से मतलब मेरा है यहाँ पे समुद्रगुप्त। समूह 3 में आते हैं अटाविका राज्य। अब अटाविका राज्य मतलब आप समझ सकते हैं अरण्य राज्य, अरण्य यानी वन वाले राज्य, है ना। वन यानी जंगल, जंगल वाले राज्य जो मतलब आदिवासी कबीले रहते थे जंगलों में, गोंड कबीले रहते थे, वहां पे इन्होंने युद्ध किया और उनको भी जीता। और ये विंध्य क्षेत्र के वन राज्य। अब विंध्य क्षेत्र कहाँ पे मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, मध्य प्रदेश में जो मंडला, जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, पेंच है, ये सारा जो जंगल वाला एरिया है, पन्ना उन्ना वाला, यहाँ पे विंध्य पर्वत भी है और जंगल भी है। तो वहां उन एरिया पे इन्होंने कब्जा किया, यानी कि जंगल वाले राज्यों पे इन्होंने तीसरे समूह में कब्जा किया। फिर उसके बाद ये साउथ इंडिया में जाते हैं। तो दक्कन और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतकर उन्हें स्वतंत्र कराते हैं। अब स्वतंत्र कराने से मतलब गुप्त साम्राज्य में उनको मिला लेना। तो ये समूह 4 में ये साउथ इंडिया की विजय करते हैं। तो आपने सबसे पहले गंगा वाले मैदानों के राज्यों की विजय की, फिर पर्वतों की विजय की, तीसरे समूह में जंगलों की विजय की यानी कि मध्य भारत, और चौथे समूह में जो दक्कन भारत के राज्य हैं उन पे ये विजय प्राप्त करते हैं। इसके बाद तमिलनाडु में कांची के विरुद्ध, जहां इन्होंने पल्लवों को अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। यानी कि ये चौथे राज्य में ये इनको करते हैं। और 5वें समूह में ये करते हैं शक और कुषाणों के विरुद्ध। अब शक और कुषाणों के विरुद्ध कैसे युद्ध करते हैं, कहाँ पे करते हैं वो देख लो। तो ये अगर मैप में दिखाऊंगा मैं आपको, ये वाला देखो मैप। अब मैप में क्या है कि देखो, फर्स्ट चरण में इन्होंने क्या किया, ये गंगा वाले एरिया पे कब्जा किया, ये फर्स्ट चरण। सेकेंड वाले में इन्होंने हिमालय राज्य जो है इन पे कब्जा किया। तीसरे चरण में इन्होंने मध्य भारत के विंध्य क्षेत्र पे कब्जा किया।
चौथे चरण में इन्होंने दक्कन के पल्लव वाले एरिया पे कब्जा किया। और पांचवें चरण में ये जो वेस्टर्न फ्रंटियर है, जहाँ पे शक और कुषाण जो सेंट्रल एशिया से आके अटैक करते थे, इनको नष्ट किया। तो मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो समुद्रगुप्त ने पूरा के पूरा जो भारत है उसको जीत लिया, एक एक करके पूरा भारत पे इन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये 5 तरीके के इनके समूह हैं जो इन्होंने जीते थे, है ना। तो इतना समझ में आ रहा है आपको दीपेंद्र, अंकिता, इतना जो मैंने गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया, इतना बता दो जल्दी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, दीपेंद्र को आ गया। अंकिता आपको आ रहा है समझ में? ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या है के बाद वाले राजा देख लेते हैं। अच्छा, समुद्रगुप्त के बारे में एक दो चीज इंपॉर्टेंट है, जान लो। इनके सिक्के, बना हुए सिक्के बहुत फेमस है। इनके ये वीणा बजाते थे तो उनके भी सिक्के इनके बहुत फेमस है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी थी और हारी तो एक भी नहीं थी, जहाँ सभी जीती थी इन्होंने। तो इसलिए इनको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। इसके अलावा देख लेते हैं, समुद्रगुप्त की विजय जो है भारत के बाहर भी फैली हुई थी। कैसे? तो चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक थे मेघवर्मन। इन्होंने गया, गया कहाँ पे? बोध गया, जो बिहार में, जो यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो श्रीलंका के शासक जो थे मेघवर्मन, उन्होंने गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति लेने के लिए मिशनरी भेजा था। यानी कि मिशनरी क्या होता है? पुजारियों का एक समूह भेजा था। वह हिंसा और विजय की नीति में विश्वास करता था। उसके दरबारी कवि हरिशेन ने समुद्रगुप्त के सैन्य कारनामों पर एक शानदार लेख लिखा। वासमित ने उनकी बहादुरी और सेनापतित्व के लिए उन्हें भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया। स्मिथ होगा ये ना, वास स्मिथ नहीं होगा, स्मिथ। स्मिथ कौन है? एक ब्रिटिश या फॉरेन ये हिस्टोरियन है। तो इन्होंने किसको बोला है? भारत का नेपोलियन बोला है समुद्रगुप्त को। हालांकि उन्होंने देश के अधिकांश हिस्से को गुप्त साम्राज्य का अधीन कर दिया, लेकिन उन्होंने केवल गंगा के मैदान और मध्य भारत पर ही सीधा प्रशासन चलाया। यानी कि जो एरिया उनका कोर एरिया था, वहीं पे उन्होंने डायरेक्ट रूल किया। और बाकी जगह पे उन्होंने क्या किया? बाकी जगहों पे उन्होंने उन राजा को रूल करने दिया जिनका वो राज्य था, लेकिन उनसे क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था, वार्षिक भुगतान दिया जाता था। जैसे कि उन्होंने विंध्य प्रदेश के राज्यों को कब्जा किया तो वहां से टैक्स लिया, साउथ के राज्यों को, दक्कन में पल्लव राज्यों को कब्जा किया तो वहां से भी उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया। इन्होंने समंथा प्रणाली नामक अनूठी राजनीतिक स्थिति को जन्म दिया, यानी जागीरदार बना दिया। जागीरदार राजा कौन होते हैं? मतलब कि एक मेन राजा के अंडर छोटे छोटे राजा जो बड़े राजा को टैक्स देंगे। तो समुद्रगुप्त के बारे में फिर से बोलूंगा कि इन्हें भारत का नेपोलियन बोला जाता है। इनके सिक्के जो है वाघ देवी के, यानी कि वीणा बजाते हुए, ये वीणा बहुत प्रसिद्ध थे वीणा बजाने के लिए, इनके सिक्के बहुत ज्यादा फेमस है समुद्रगुप्त। फिर हम आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। ये भी मोस्ट आईएमपी है। आपको अगर गुप्त साम्राज्य में दो राजा पढ़ने हैं तो एक समुद्रगुप्त है और उनके बेटे जो है चंद्रगुप्त सेकंड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। तो चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, है ना। यानी कि रामगुप्त को बनना था राजा, और रामगुप्त बनने भी थे। उन्होंने शक शासक ध्रुव देवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? कि उन्होंने गुप्त साम्राज्य के जो राजा है रामगुप्त, समुद्रगुप्त के बेटे थे रामगुप्त, इन्होंने शक शासक यानी कि शक राजा था ध्रुव देवी, उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब इससे समुद्र चंद्रगुप्त सेकंड जो थे उन्हें बहुत गुस्सा आया कि उनके भाई ने, बड़े भाई ने सरेंडर कर दिया। किसके सामने? शक के सामने। तो इन्होंने दुश्मन के शिविर पर आक्रमण किया और सिंहासन पे कब्जा कर लिया और अपने भाई को हटा दिया, मतलब कुल मिला के सिंहासन से हटा दिया। चंद्रगुप्त सेकंड, अब यहाँ पे जब भी बात हो रही है तो चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है। चंद्रगुप्त फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। चंद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरम सीमा को छूता है। कैसे? इन्होंने वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने मध्य भारत, अब मध्य भारत कहाँ पे? ये एमपी वाला एरिया है। यहाँ की नाग राजकुमारी थी कुबेर नागा से विवाह किया। इन्होंने भी वही काम किया जो चंद्रगुप्त ने किया था, यानी कि किसी आस पास के राजवंश की राजकुमारी से शादी करके अपनी स्थिति को विवाह मजबूत कर लेना। साथ ही इन्होंने अपनी बेटी जो थी प्रभावती, उनका विवाह किया था वाकाटक राजकुमार
राजकुमार रुद्रसेन सेकंड से। अब वाकाटक राजकुमार से क्यों किया? तो देखो, ये इंडिया है, ये वाला एरिया तो पूरा गुप्तों के अधीन है। सेंट्रल एशिया में उन्होंने क्या किया कि खुद ही शादी कर ली और अपनी बेटी की शादी करा ली यहाँ पे जो साउथ इंडिया में वाकाटक राजा थे उनसे। तो एक प्रकार से पूरे इंडिया में इनका जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, यानी दुश्मन इनके बहुत कम बचे। तो इसकी वजह से चंद्रगुप्त सेकंड जो है बहुत बड़े राजा बन जाते हैं। रुद्रसेन द्वितीय यानी कि जब चंद्रगुप्त की मौत हो जाती है तो उसके बाद रुद्रसेन सेकंड जो उनकी बेटी प्रभावती का पति है और वाकाटक राजा था, इनकी मौत हो जाती है। तो प्रभावती जो रहती है, जो उसकी विधवा रहती है, वो वास्तविक शासन बन जाती है और अपने पिता चंद्रगुप्त सेकंड के ही जो गोल्स होते हैं उनको आगे बढ़ाती है। इस तरह से उसका वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था क्योंकि ये वहां की रानी थी, और गुप्त साम्राज्य ये खुद ही चला रही थी क्योंकि गुप्त साम्राज्य सम्राट जो थे चंद्रगुप्त सेकंड उनकी बेटी थी। मध्य भारत में बहुत प्रभाव के साथ साथ पश्चिमी मालवा और गुजरात जैसे जो शक राजा थे, शक क्षत्रप के शासन में थे, उन पर भी ये विजय प्राप्त कर लेती है। कौन? प्रभावती गुप्त। और इसके साथ शक क्षत्रों पर विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और खुद को विक्रमादित्य किया। अब किसने यज्ञ किया ये किया था चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी जो थी प्रभावती गुप्त ने। अब सोचो एक लड़की या महिला ने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के दौरान उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया गया। देखो, पहली राजधानी क्या है? पटना है, और दूसरी राजधानी क्या है? उज्जैन है। महारोली लोह स्तंभ, अब फिर से महारोली लोह स्तंभ कहाँ पे? दिल्ली में है, कुतुब मीनार के सामने। यहाँ पर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर उसके आधिकारिक का दावा करता है चंद्रगुप्त सेकंड के। चीनी यात्री आते हैं फाहियान। फाहियान ने उनके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, और उनके दरबार में 9 विद्वान थे जो नवरत्न है ना, नवरत्न दो जगह रहे हैं पूरे भारतीय इतिहास में। एक तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में और एक अकबर के टाइम पीरियड में, है ना। तो अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहे हैं और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में भी नवरत्न रहे हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो नवरत्न थे वो रहे कालिदास। कालिदास राइटर थे, बहुत सारे नाटक लिखे हैं। अमर सिंह। धनवंतरी, धनवंतरी जो है चिकित्सा से संबंधित है। शंकु। वराहमिहिर, तो ये खगोलीय वैज्ञानिक थे। शपनक, घटपर्कर, वररुचि और वेताल भट्ट। तो ये सभी जो है याद रख सको तो रखना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन था जो नवरत्नों में नहीं था, या इनमें से कौन कौन नवरत्नों में था। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, नवरत्न किसके दरबार में पाए जाते हैं। फिर अगले हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त आते हैं 415 से 455 ईस्वी में। ये चंद्रगुप्त सेकंड के पुत्र थे। इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कुमारगुप्त का काम वो है, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। हाँ, मतलब ये उज्जैन के नहीं थे। कैसे बोल सकते हैं उज्जैन के थे? एक्चुअली क्या था कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे जो है, जो आपकी राजधानी थी वो दो हो गई थी। एक जो राजधानी, क्योंकि साम्राज्य बड़ा हो गया था, एक राजधानी पटना थी जो कि यूपी बिहार बिहार में है, और सेकंड राजधानी उज्जैन हो गई थी। तो चंद्रगुप्त सेकंड ज्यादातर समय, क्योंकि राज्य बड़ा हो गया था, तो उज्जैन के एरिया में रहते थे। और चंद्रगुप्त सेकंड के बाद उनके जो बेटे थे, कौन थे? कुमारगुप्त। और वो भी उज्जैन वाले एरिया में रहते थे, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि उज्जैन के थे, है ना। आगे देखते हैं। जो आपके कुमारगुप्त हैं, उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया था वो था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करना, जो इंडिया के 3 बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है, प्राचीन समय के। सबसे पहला है तक्षशिला, सेकेंड है नालंदा, और तीसरा है विक्रमशिला। तो इन तीनों विश्वविद्यालयों में से एक की स्थापना की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। इन्हीं के टाइम पे हुणों का आक्रमण होता है भारत में। हालांकि उन्होंने भारत में हुणों के आक्रमण को रोकने की कोशिश की, लेकिन इनके उत्तराधिकारी जो थे वो कमजोर थे। यानी कि इन्होंने तो रोका था, कुमारगुप्त ने तो हुणों का आक्रमण रोका था, लेकिन इनके उत्तराधिकारी जो थे वो इतना नहीं रोक सके थे। ठीक है, अब आ जाते हैं स्कंदगुप्त। 455 से 467 ईस्वी के समय। इन्होंने भी हुणों से बहुत लोहा लिया, हुणों से बहुत लड़ाई की। इन्हें गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है।
और इन्होंने हुणों के आक्रमण और पुष्यवंश के खर्चे को हराया, यानी कि इन्होंने हुणों को हरा दिया था। कितने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त के बाद में जो विष्णुगुप्त है, श्रीहरिगुप्त है, बहुत सारे गुप्त राजा आते हैं जो कि इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। और गुप्त साम्राज्य इनके बाद में जो है धीरे 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 करके क्या होने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है। तो स्कंदगुप्त का हमें पढ़ना है, इसके बारे में क्योंकि डेमो लेक्चर है, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इसके बाद हम स्कंदगुप्त के बाद के जो सुगुप्त शासक है उनके बारे में नहीं पढ़ रहे। गुप्त साम्राज्य की वास्तुकला से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे फिर से देख रहे हैं। तो प्राचीन भारत में लगभग चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी तक फलने फूलने वाले गुप्त साम्राज्य में वास्तुकला में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई। गुप्त वास्तुकला की विशेषता क्या थी? हेलेनिस्टिक और रोमन वास्तुकला के प्रभाव के साथ भारतीय शैलियों का मिश्रण था। अब हेलेनिस्टिक क्या था? मतलब यूरोपियन प्रभाव जो है, यूनानी प्रभाव, उसको हेलेनिस्टिक प्रभाव बोलते हैं। कौन कौन सी चीजें बनी इस समय? तो गुप्त साम्राज्य की सबसे प्रमुख वास्तुकला संरचनाएं वही थी, मंदिर, मठ और स्तूप, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा यही बनते थे। और इन संरचनाओं में जटिल पत्थर की नक्काशी, विस्तृत रूप से सजाए गए स्तंभ और प्रतिष्ठित गुप्त मेहराब शामिल थे। उदयगिरी की चट्टान कटाई वाली गुफाएं, सांची के मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर वास्तुकला के अनुकरणीय नमूने। एक याद रखना, हिंदू धर्म में जो मंदिर बनना शुरू होते हैं वो गुप्त साम्राज्य के टाइम पे ही बनने शुरू होते हैं। और हिंदू धर्म के सबसे पहले मंदिरों में ये मंदिर आता है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि यूपी में है ना? यूपी में देवगढ़ है, वहां पे है। तो हम उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से मंदिर देखने को मिले। साथ में इस समय जो है सिक्के बहुत ज्यादा प्रचलित होते हैं, इस टाइप के सिक्के आपको देखने को मिलेंगे, टंकण की प्रथा यहाँ पे देखने को मिलती है। तो गुप्त साम्राज्य ने अपने शासनकाल के दौरान कई तरह के सिक्के जारी किए थे। गुप्त सिक्के सोने, चांदी और तांबे के होते थे और बेहद कलात्मक होते थे। इनमें जटिल डिजाइन और शिलालेख होते थे। सोने के सिक्के को बोला जाता था दिनार, ये याद रखना है ना। दिनार वर्ड जो है थोड़ा उर्दू अरबी जैसा लगता है, लेकिन ये गुप्त साम्राज्य के समय यूज होते थे। इन पर देवी की प्रतिमा दर्शाई जाती थी, यानी लक्ष्मी माता की प्रतिमा दर्शाई जाती थी। चांदी और तांबे के सिक्कों पर विभिन्न शाही प्रतीक और धार्मिक रूपांकनों का दर्शाया जाता था। ये सिक्के न केवल मुद्रा के साधन थे, बल्कि साम्राज्य की शक्ति और अधिकार का प्रचार करने के माध्यम से भी जाने जाते थे, है ना? तो सिक्के वगैरह इस समय बहुत मिले, इस समय मंदिर बहुत सारे मिले। मंदिर और सिक्के मैंने डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि फर्स्ट थिंग डेमो लेक्चर है, और सेकंड जो है कि इनके बारे में डिटेल में मैं पहले ही बता चुका हूँ आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले लेक्चर में। ठीक है? गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और क्यों हुआ, और ये याद रखना, ये भारत का ऐसा बोल सकते हैं कि अंतिम बहुत बड़ा शासन था जो हिंदू रूल कर रहे थे। तो गुप्त साम्राज्य के पतन में आंतरिक और बाहरी दोनों ताकतों का योगदान था। बाहरी ताकत कौन थी? श्वेतहूण, वाकाटक, वाकाटक जो साउथ इंडिया में थे, शक भी थे। इनके द्वारा बार बार शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किए गए। इसके बाद क्या होता है? स्कंद गुप्त अंतिम गुप्त महान सम्राट था। इसके बाद क्या होते हैं? आक्रमण की धमकियां कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में शुरू हुई। पुष्यमित्र वंश ने गुप्त साम्राज्य पर कई असफल आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें कुमार गुप्त द्वारा नष्ट कर दिया गया। लेकिन हर बार नष्ट करने के बावजूद वो आते रहे। स्कंदगुप्त के टाइम पे हुनों ने कई बार गुप्त साम्राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन स्कंदगुप्त ने हरा तो दिया, लेकिन गुप्त साम्राज्य कमजोर हो जाता है। और फिर स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी भी कमजोर हुए, विशाल साम्राज्य पर शासन करने में भी असमर्थ थे। इसके लिए गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण, एक प्रमुख कारण हुनों का आक्रमण माना जाता है, जिसे कभी कभी श्वेत हुन भी माना जाता है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद क्या होता है? हुन गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने में सफल रहे, क्योंकि कोई पावरफुल राजा नहीं था। उन्होंने गुप्त साम्राज्य के कई प्रांतों पर कब्जा किया और मालवा, कश्मीर, गुजरात और थानेसर उसमें शामिल थे। इसके बाद क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि अपने लगातार घटते हुए अधिकार के बावजूद गुप्तों ने कुछ समय तक हुनों से युद्ध किया और दुश्मन को अपने साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने से रोका। हुनों ने हुनों को उत्तरी भारत से बाहर रखने के लिए गुप्त वंश ने नरसिंह गुप्त के स्वायत्त राज्यों के साथ गठबंधन भी किया, मतलब कि सारी कोशिश की इन्होंने हुनों को रोकने की। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक विघटन हुआ। विघटन यानी टूट जाता है, बड़ा साम्राज्य टूट जाता है, छोटे छोटे बहुत सारे वंश आ जाते हैं। कौन से वंश आए? गंगा क्षेत्र में मोकरी वंश आए, पुष्पभूति वंश आए, इसी पुष्पभूति वंश को वर्धन वंश बोला जाता है।
पश्चिम में गुप्त वंश के बाद गुज्जर आ गए, प्रतिहार आ गए, और दक्षिण भारत में दो बड़े साम्राज्य आ गए, बादामी का चालुक्य और कांची के पल्लव, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अब यूपीएससी में गुप्त साम्राज्य से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम देख लेते हैं, है ना। तो गुप्त साम्राज्य कब से कब तक चला? तो 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला। संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। और इसके बाद शासक आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। इसके बाद श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आते हैं, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, और फिर कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त अंतिम ताकतवर राजा रहते हैं। अगला क्या है? इसे गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हर चीज में, कला में, विज्ञान में, साहित्य में, दर्शन में, सभी में स्वर्ण युग था। इसी समय पर सांस्कृतिक योगदान आता है और बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण होता है। कालिदास इसी समय होते हैं, वराह विवेक इसी समय होते हैं, शंकु, वेकताल भट्ट, बहुत सारे, धन्वंतरी, पाणिनि इसी समय आते हैं और ग्रंथों का निर्माण करते हैं। विज्ञान में आर्यभट्ट रहते हैं, वराहमिहिर होते हैं गणित में, जो कि ग्रंथों का निर्माण करते हैं, साइंस में आगे डेवलपमेंट करते हैं। ज्योतिष और खगोल विज्ञान जैसे विद्वानों का भी महत्वपूर्ण इस समय योगदान होता है। वास्तुकला और कला में गुप्त साम्राज्य के दौरान बहुत विकास होता है। पहले जो आपके मंदिर है वो इसी समय बनते हैं। इसी के साथ सारनाथ में मंदिर वास्तुकला, अजंता गुफाओं में भित्ति चित्र देखे जाते हैं। राजनीतिक रूप से एक केंद्रीकृत राजतंत्र था, जिसमें क्षेत्रीय गवर्नर भी बहुत सारे थे, यानी कि राजा थे, लेकिन राजा के अंदर भी छोटे छोटे राजा थे। गुप्त काल के दौरान आर्थिक वृद्धि होती है, व्यापार स्वदेशी और विदेशी, अंतरराष्ट्रीय दोनों था, और वाणिज्य, कृषि और उद्योग बहुत ज्यादा समृद्ध थे। तो आज का जो लेक्चर है हमारे यहीं पे खत्म करते हैं, गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो था, लेकिन पूरा गुप्त साम्राज्य इसमें हमने कवर कर लिया। गुप्त साम्राज्य से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से आते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि गुप्त साम्राज्य के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य जो है भारत का स्वर्ण युग था, यस और नो। तो आपको गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग था या नहीं था उसके बारे में बताना रहेगा। था तो किस तरह से था, नहीं था तो किस तरह से नहीं था, ये आप बता सकते हो। गुप्त साम्राज्य के उत्थान के कारण आपको आ सकते हैं, या उत्थान किस तरीके से हुआ था, क्या प्रोसेस हुई थी, ये बता सकते हैं। क्या गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ समुद्रगुप्त के विजय अभियान आ सकते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के विजय अभियान आ सकते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को हराया था, कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त ने हुणों को हराया था, तो उनके बारे में आपको लिखने को आ सकता है। इनके गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण लिखने को आ सकते हैं आपको। जो आपके प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो नौ रत्न थे वो कौन कौन थे, नहीं थे तो कौन कौन थे, कौन कौन से धर्म ग्रंथ लिखे गए इस समय, कौन कौन से मंदिर बने, या फिर कौन कौन से नई नई उपलब्धियां इस समय हासिल हुई। तो इस तरीके के जो सारे क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य से आपको आ सकते हैं। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य के राजाओं की क्रोनोलॉजी आ सकती है कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, और उनको प्री में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस टाइप से। या फिर कुमार गुप्त के बारे में पूछ सकते हैं जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो आज का ये जो हमारा पीडीएफ है, जो हमारी पीडीएफ लेक्चर है, वो हम यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। और आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं कि अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट वगैरह नहीं है तो फिर अपन ये लेक्चर एंड कर देते हैं, है ना। ठीक है। अंकिता का थैंक सर आ गया, दीपेंद्र को कोई डाउट नहीं है, अंकिता को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बता देता हूँ। थैंक यू दीपेंद्र, थैंक यू फॉर प्रिपरेशन। ये जो वीडियो लेक्चर है ये रिकॉर्डेड है, तो आप टेकमी ऐप पर ले सकते हो। साथ में ये जो पीडीएफ है ये भी मैं शेयर कर रहा हूँ टेकमी ऐप पे। और अगर आप चाहो तो टेस्ट वगैरह भी ले सकते हो, तो वो भी एक बार चेक कर लेना। स्टडी मटेरियल में सारी चीजें अवेलेबल है। ऐप पे जाना शुरू करो, मैंने आज जो पढ़ाया है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू करो, रिपीट करना शुरू करो, और अगर कोई डाउट होता है तो आप फिर कल आके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो हेलो, सो गुड बाय दीपेंद्र, अंकिता, एंड कल मिलते हैं, इसी के आगे हम इसी में पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग।